हेलो इंजीनियर्स, जोहार झारखंड से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी तो सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग अपने ट्रेन्स को यहाँ पे साइट पर लाए हैं ताकि वो लोग साइट पर आके अच्छे से मेजर करके ये निकाल सके कि क्वांटिटी सर्वे कैसे किया जाता है और जो भी चीजें इन लोगों ने पूरे क्वांटिटी सर्वे के दौरान क्लास में सीखी है, क्या वो साइट पे रियली एप्लीकेबल है भी या नहीं। तो आज इसी सिलसिले में हमारे ट्रेनिंग आए हुए हैं इस बिल्डिंग में, जहाँ पे ये लोग करने वाले क्वांटिटी सर्वे और पता करने वाले हैं कि यहाँ पे बनी हुई कॉलम, बीम, स्लैब, इन सब में कितने कंक्रीट लगे हैं, इस कंक्रीट को बनाने के लिए कितने मटेरियल्स लगेंगे जैसे कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, और साथ ही साथ इसमें जो ब्रिक वर्क यूज हुआ है उस ब्रिक वर्क में कितना हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स लगे हैं, कितना मोटार लगेगा और उसमें कितना सीमेंट और सैंड लगेगा। तो इसी सिलसिले में चलेंगे अपने ट्रेनिंग्स के पास और पूछेंगे उनसे कि क्या क्या चीजें उन्होंने अभी तक साइट पे आके किया है और क्या क्या चीजें करने वाले। तो चलते अपने ट्रेनिंग्स के पास। उधर आगे चलिए। तो क्या कर रहे हो? इधर क्या है? क्वांटिटी सर्वे इधर आ जाओ। क्वांटिटी सर्वे करने के लिए आए हुए हैं। यस अभी तक आप लोगों ने क्लास में किन किन चीजों का क्वांटिटी सर्वे कर लिया है? सर, हम लोग ने अभी तक ब्रिक का किए हैं सर, ब्रिक का किए हैं और प्लास्टर का, कंक्रीट का किए हैं सर, कंक्रीट किए हैं सर ब्रिक वर्क किए हैं, ब्रिक वर्क भी कर लिए हैं सर उसमें कितना ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा, कितना मोटार लगेगा इसमें। फिर हम लोग प्लास्टर वर्क किए हैं सर, प्लास्टर का ब्रिक कैलकुलेशन किए हैं सर क्वांटिटी सर में। प्लास्टर भी कर लिए हैं और फ्लोरिंग भी किए हैं फ्लोरिंग भी किए हैं सर, और फिनिशिंग वर्क भी किए हैं, है ना? ये सारा चीज कर लिया, यानी कि हम लोगों ने कंक्रीट भी निकाल लिया है। उसके साथ साथ कंक्रीट का हर एक ग्रेड निकाला है कि कोई एक? हर एक ग्रेड, सारा ग्रेड निकाला है, M10 से लेकर M25 तक सारे ग्रेड्स को निकाला है ना? तो कंक्रीट निकाला है। कंक्रीट के साथ साथ हम लोगों ने ब्रिक वर्क निकाला है। ब्रिक वर्क में दोनों तरीके के ब्रिक वर्क सॉल्व किए, 100 mm और 200 mm, है ना? तो मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है 100 mm का? स्क्वायर मीटर और 200 mm का क्यूबिक मीटर। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने निकाला है। चलो ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लास्टर किया। तो कितने टाइप के प्लास्टर होते हैं? 4 टाइप का प्लास्टर हम लोग करते हैं। 4 टाइप का करते हैं, 6 mm, 12 mm, 15 mm और 20 mm। 20 mm कोस्टल एरिया में कोस्टल जनरली 6 mm, 12 mm, 15 mm करते हैं। तो कहाँ पे 6 mm करते हैं? 6 mm स्लैब हो गया, स्मूथ सरफेस है, हम लोग 6 mm कंक्रीट सरफेस हो गया, कंक्रीट सरफेस पे 12 mm इंटरनल वॉल, जो इसका स्मूथ सरफेस जो वॉल का होगा वहां पे हम लोग 6 mm करेंगे, 12 mm करेंगे, और जो एक्सटर्नल जहाँ रफ सरफेस मिलेगा वहां पर 15 mm करेंगे। और 15 mm और भी कहीं पे होता है? आउटर साइड 15 mm बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी करते हैं सर। अंदर करते हैं, रफ साइड में, रफ सरफेस मिलेगा, रफ सरफेस मिलेगा वहां पर लोग 15 mm। और बाहर में तो कंपलसरी है कि 15। ऐसा क्यों बाहर में 15 mm? सर हम लोग को बाहर के प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, इस सब से हम लोग को वॉल का ब्रिक को प्रोटेक्ट, एसिड रेन वगैरह हो गया, इसलिए हम लोग उसमें 15 लेयर बना देते हैं ताकि हम लोग का जो अंदर का ब्रिक है वो खराब नहीं। अच्छा, मतलब इसलिए हम लोग ज्यादा रखते हैं ताकि जो वेदर के कारण वियर एंड टीयर होता है किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर पे जो कि एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, तो उसको कम किया जा सके, है ना? और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे, इसलिए हम लोग 15 mm का करते हैं। यही रीजन है। इसके बाद आप लोगों ने प्लास्टर के बाद आप लोगों ने फ्लोरिंग वर्क भी सीखा था। फ्लोरिंग में क्या क्या निकालने सीखे हैं सर? कौन टाइल कहाँ पे लगेगा, उसके बाद फ्लोरिंग कहाँ कैसे किस किस एरिया में लगेगा, फिर डेडो कहाँ पे पड़ेगा, उसके बाद फिर पेंटिंग हो गया, पेंटिंग सर। फ्लोरिंग में फिर नंबर ऑफ टाइल्स निकालना सीखे थे सर, नंबर ऑफ मार्बल लगेगा। तो हाँ, तो हम लोगों ने जो फ्लोरिंग सीखा वो कौन कौन से आइटम सीखा? कोटा स्टोन सीखा सर, और विट्रीफाइड टाइल्स सीखा सर। विट्रीफाइड टाइल्स सीखा। तो विट्रीफाइड टाइल्स के बारे में मैं कुछ पूछता हूँ आपसे, क्योंकि जनरली विट्रीफाइड टाइल्स बहुत ज्यादा मार्केट में यूज होता है ना? तो विट्रीफाइड के टाइप्स क्या क्या होते हैं? वो 2 टाइप का होता है। दो टाइप के क्या क्या सर? एक हम लोग को पीवीवीटी करके होता है, एक सिर्फ पीवीटी का होता है सर। अच्छा। मतलब एक लेयर बना हुआ रहता है नीचे में, उसका थिकनेस के अकॉर्डिंग वो 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। सिंगल चार्ज, मल्टी चार्ज। सिंगल चार्ज और मल्टी चार्ज। सिंगल चार्ज किसको बोलते हैं? जिसमें सर सिंगल चार्ज होगा, जो पूरा का पूरा जो टाइल्स होगा वो रहेगा बस कुछ mm या कुछ थिकनेस का नीचे में वर्क किया रहेगा, मतलब नीचे की तरफ से
क्ले वर्क सेकंड साइड से किया मतलब क्लेवर कम जिसमें रहेगा उसको सिंगली बोलेंगे, नहीं, उसको डबल कहा जाएगा, उसको डबली बोला जाएगा। क्या क्या पार्ट होते हैं, क्लेई बेस होता है और एक साइनी पोर्शन होता है ना। तो जिसमें क्लेई बेस ज्यादा हो, साइनी पोर्शन कम हो, उसको क्या बोलते हैं, सिंगली की डबली? उसको कहा जाता है सर डबली पोर्शन, डबल चार्ज होता है ना, या फिर उसको मल्टी चार्ज भी कहते हैं। और जिसमें हमारा जो थिकनेस क्ले बेस का ज्यादा हो और जो शाइनी पोर्शन है वो कम हो रिलेटिवली, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज में एक और टाइप आता है जिसमें पूरा का पूरा मेरा क्ले होता है और ऊपर से एक पॉलिश किया हुआ रहता है, शाइनी बेस का सिर्फ एक पॉलिश किया हुआ रहता है सिर्फ सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं, GVT करके था कुछ, ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स। और उसी ग्लेज्ड के ऊपर अगर हम लोग कोई प्रिंटिंग कर देते हैं तब वो क्या हो जाता है, ऊपर से जब हम लोग पेंटिंग कर देते हैं वो पॉलिश्ड हो जाता है ना। जो हमारा ऊपर में शाइनी पोर्शन जिसमें नहीं होता है और ऊपर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको चिकना देते हैं शाइनी बेस से, पूरा हम लोग का क्ले होता है। ऊपर से जिसमें हम लोग सिर्फ चिकना देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नैनो पॉलिश्ड। और नैनो पॉलिश के ऊपर जब हम लोग कोई प्रिंटिंग बना देते हैं, जैसे देखते होंगे सबके घर में वॉल में लगा हुआ जो डिजाइन होते हैं उसमें कुछ कुछ प्रिंटिंग रहते हैं, किचन में लगाते हैं, बाथरूम में लगाते हैं, बहुत बार घर के बरामदा के सामने, रूम के सामने रंगोली के जैसा पेंटिंग वाला हमारा टाइल्स रहता है, वो नैनो पॉलिश्ड के अंदर उसका एक और टाइप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लेज्ड। उसका मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर प्रिंटिंग किया हुआ है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग टाइल्स भी आता है। तो ये सारा मेरा सिंगली का एक टाइप होता है नैनो पॉलिश्ड, है ना। तो इस तरह के हमारे टाइल्स के होते हैं। तो विट्रीफाइड टाइल्स का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन सब ज्यादा होता है उसमें, वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर बहुत कम एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि ऊपर से पॉलिश रहता है। 2% सर, कितना परसेंट होता है? आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेंड के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS एंड RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले। कितना परसेंट होता है? 14%। अच्छा, विट्रीफाइड टाइल्स को हम लोग बाथरूम में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा वो। तो अच्छा बात है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन कम करता है। विट्रीफाइड टाइल्स हम लोग का वाटर एब्जॉर्प्शन कम करता है, इसलिए हम लोग उसको बाथरूम में नहीं लगाते हैं, है ना। साथ ही साथ वो एंटी स्किड भी नहीं होता है, वो स्लिपरी होता है, पानी गिरता है उसके ऊपर तो वो स्लिप करने लगता है। जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है एज पर CPWD अगर आप जाओगे तो CPWD का जो DSR है, DSR का फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। उसका चैप्टर नंबर 13 जो कि फ्लोरिंग से रिलेटेड है ना, उसमें आपको एक क्लॉज मिलेगा विट्रीफाइड टाइल्स से रिलेटेड। उसमें आपको क्लियरली मेंशन्ड है जो विट्रीफाइड टाइल्स यूज किया जाता है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 0.08%। आया समझ में? 0.08%। वो कहाँ दिया हुआ है? DSR, ठीक है। और उसी तरह बात करेंगे हम लोग जब सिरेमिक टाइल्स का, तो सिरेमिक टाइल्स जो हमारा होता है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए? तो अगेन हम लोग का जो DSR है वो बताता है जो सिरेमिक टाइल्स है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन अप टू 14% होता है, नॉट लेस देन 14%, यानी उससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसलिए हम लोग सिरेमिक टाइल्स को कहाँ यूज करते हैं? बाथरूम में, क्योंकि उस पर पानी गिरा वो सोख लेता है और जगह मेरा फर्श सूखा हुआ निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि वाटर जो हम लोग का है बहुत ज्यादा यूज होता है ना बाथरूम में, इसीलिए। और साथ ही साथ जो हमारा सिरेमिक टाइल्स होता है वो पोरस होता है, उसी पोरस प्रॉपर्टी के कारण वो वाटर एब्जॉर्ब कर पाता है ना। ये रीजंस होते हैं कि सिरेमिक टाइल्स को हम लोग बाथरूम में यूज करते हैं और विट्रीफाइड टाइल्स को बेडरूम में, है ना, बेडरूम हॉल इन सारे जगहों में यूज करते हैं। और भी हम लोग, ये तो टाइल्स का बात हो गया। और आपने टाइल्स के साथ साथ स्टोन भी पढ़ा, तो क्या क्या स्टोन आपने पढ़ा है? कोटा स्टोन, मार्बल स्टोन, वेरी टू वेरी करेगा। अगर ग्रेनाइट भी पढ़े, ग्रेनाइट भी पढ़े। तो ग्रेनाइट अगर मुझे अपने किचन में जो स्लैब होता है ना वहां पे हमको स्टोन लगवाना है,
या फिर टाइल्स लगवाना है, तो आप मुझे क्या रिकमेंड करोगे? सर कोटा स्टोन। कोटा स्टोन? ग्रेनाइट सर, क्यों ग्रेनाइट क्योंकि वो चिकना रहता है ग्रेनाइट की वजह से। चिकना रहता है? और सर रीजन? स्लैब में हम लोग कोटा स्टोन यूज कर सकते हैं किचन के स्लैब में सर। कर सकते हैं ना, हाँ। मगर हम लोग अभी कहाँ पर हैं? झारखंड में, है ना, झारखंड के रांची एरिया में। और कोटा स्टोन कहाँ से आता है? राजस्थान के कोटा से। वहां से आते आते इसका ट्रांसपोर्टेशन के कारण इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ हम लोग जनरली ग्रेनाइट यूज करते हैं। और ग्रेनाइट यूज करने का एक और रीजन होता है, क्योंकि ग्रेनाइट बनता किससे? इग्नीशियस रॉक से। और इग्नीशियस रॉक कहाँ से आता है? जब हम लोग का माउंटेन या फिर जो वोल्केनो होता है, वोल्केनो से जब लावा निकलता है और वो जब सूख जाता है, तो जो हमारे पास रॉक होता है उसको कहते हैं इग्नीशियस, है ना। उस रॉक को पॉलिश करके और प्रोसेस करके हम लोग के पास आता है क्या? ग्रेनाइट स्टोन। तो क्योंकि ग्रेनाइट आग से बना है, लावा एक तरह का आग ही है, तो उससे बना है, तो क्या उसका हीट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। और जहां पे हम लोग का किचन का स्लैब होगा, वहां पे हम लोग चूल्हा लगाएंगे, इंडक्शन लगाएंगे, गैस लगाएंगे, ओवन लगाएंगे, तो हम लोग का जो बेस है वो गर्म होगा, तो उस गर्म को रोकने वाला स्ट्रक्चर लगाना होगा। यही रीजन है कि हम लोग वहां पे कभी भी टाइल्स नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि टाइल्स हमारा हीट रेजिस्टेंस नहीं होता, वो फट जाता है ना। और लगाते क्या है? ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट टफ होता है और हीट रेजिस्टेंस होता है। सर ये फॉर्मूला जो होगा, मतलब ये सब प्रोसेस है, वो तो सर कोटा में भी अप्लाई होगा, कोटा हाँ, कोटा स्टोन में भी अप्लाई होगा, लेकिन कोटा स्टोन क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण चार्ज ज्यादा हो जाए। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ गया टाइल्स के बारे में? टाइल्स जब हम लोग लगाते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। अगर आपके पास आपका क्लाइंट आए और बोले कि मुझे टाइल्स लगवाना है, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? सिंगली चार्ज या फिर मल्टी चार्ज? सर प्रीफर करेंगे मल्टी चार्ज। क्यों? क्योंकि सर उसका ग्लेजिंग ज्यादा दिन तक रहता है। ग्लेजिंग ज्यादा दिन तक रहता है, क्योंकि उसके पास शाइनी पोर्शन ज्यादा है। तो वियर एंड टियर भी अगर होता है तो कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा उस पूरे शाइनी पोर्शन को खत्म होते में, एज कंपेयर टू सिंगली चार्ज या फिर नैनो पॉलिश चार्ज, है ना। तो ये सब कुछ रीजन है जिसके कारण हम लोग किसको यूज करते हैं जनरली घर में? डबली चार्ज या फिर मल्टी चार्ज। लेकिन वो सारे बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो इसलिए कमर्शियल प्रोजेक्ट में हम लोग सिंगल चार्ज ही ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोगों ने जो ब्रिक वर्क सॉल्व किया, ठीक है, उस ब्रिक वर्क में जो ब्रिक्स का साइज आपने लिया था वो मॉड्यूलर लिया था, है ना। और आपके साइट पे जो यूज होता है वो क्या होता है? नन मॉड्यूलर। तो यार जब मॉड्यूलर सीखे हैं, नन मॉड्यूलर हम लोग को मिलेगा साइट पे, तो क्या काम कर सकेंगे? एक ब्रिक का सर हम लोग लेंथ ले लेंगे, उसका लेंथ मेजर कर लेंगे, ब्रेथ मेजर कर लेंगे, हाइट मेजर कर लेंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे एरिया हम लोग पूरा ब्रिक कितना होगा, उस हिसाब से नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेंगे। यानी कि आप लोग मॉड्यूलर के साथ सीख के नन मॉड्यूलर भी निकाल सकते हैं। यानी आप लोगों ने रटा नहीं है, आप लोगों ने चीजों को समझा है ना, और प्रोजेक्ट पे पूरा काम किया, तब जाके ये कॉन्फिडेंस आया। तो आपके यहाँ यानी रांची में जो साइज ऑफ ब्रिक होता है वो क्या होता है? नन मॉड्यूलर। कौन सा साइज है? 230 बाई 225 या 30 है। कितना है साइज? आपने अच्छा आपने देखा भी है? 228.6 mm का सर लेंथ है हम लोग का, विड्थ हम लोग का 114.3 mm का है, और हाइट लिया गया 76.2 mm का। ये तो आपने पॉइंट में लिया है, मगर सब ब्रिक का साइज सेम नहीं होता है ना। तो जो अप्रोक्सीमेट साइज है जो कि नन मॉड्यूलर ब्रिक का है, जो कि रांची एरिया का, वो है 230 बाई 115 बाई 75 का। ठीक है, 230 बाई 115, 230 बाई 115 बाई 75 mm, इस साइज का ब्रिक मिलता है ना। और जो मोटार का जॉइंट होता है वो हम लोग जनरली कितना रखने का कोशिश करते हैं? 10 mm रखने का। जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है एक वॉल हुआ है ना, इस वॉल में क्या गलती है? इस वॉल में क्या ये वॉल परफेक्टली है एज पर आर्किटेक्चर या फिर एज पर स्ट्रेंथ, एज पर सिविल इंजीनियर? क्या ये वॉल सही से बना है या फिर इसमें कुछ गलतियां हैं? सर मोटार देने में गलती है कि मोटार का जो वैल्यू है वो 12 से 15 के बीच में दिया है ना। और कटिंग का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्रिक वर्क का बात, ब्रिक वर्क का डीपीसी दिया है,
डीपीसी नहीं दिया है, Civil भी लिंटल नहीं भी दिया नहीं है। दिया है पूरा, लिंटल बीम भी नहीं दिया है ना, लिंटल भी गायब भी नहीं है। दिया हुआ है। यानी लिंटल डायरेक्ट भी दिया तो सर देखिए सर ये। वो लिंटल बीम नहीं, वो लिंटल का एक बैंड जैसा दे दिया। यही सब रीजंस है, लिंटल पोर्शन है ना। इससे प्रॉब्लम क्या आएगा इन फ्यूचर? क्रैक ज्यादा आ जाएगा, क्रैक्स आएंगे, क्योंकि ऊपर वाले ब्रिक का लोड मात्र इतने पोर्शन पे ब्रिक पे लग रहा है, पॉइंट लोड इधर है पड़ ना। जाएगा। इधर की और पॉइंट लोड पड़ रहा है और उधर की और भी पॉइंट लोड पड़ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ये जो एंड है यहाँ पे आपको एक क्रैक दिखने को मिलेगा, जो कि 45 डिग्री के एंगल पे सर होगा। लोड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और पूरा क्रैक आ अभी जाएगा। भी आ गया है। अभी भी क्रैक आना स्टार्ट हो चुका है। हाँ, और यहाँ वहाँ से से सर cracking उस है। दीवार पे हाँ। भी सर विंडो के नीचे सिल्वर नहीं पड़ा हुआ। इधर भी विंडो के नीचे आपका सिलबैंड नहीं पड़ा है, कहीं पर भी सिलबैंड का यूज नहीं हुआ। ये सारी कुछ डिमेरिट्स हैं जो कि एक्चुअली नहीं होने चाहिए, है ना। तो आप जब भी साइट पर जाओ और इन सारी चीजों को देखो, तो क्या करना है, करने देना है कि भी चेंज करवाना है? चेंज करवाना है सर। चेंज करवाना है ना। तो आप लोग इतना भी पकड़ने में सीख चुके हो कि कहाँ पर क्या गलतियां हैं, है ना। तो ठीक है, आप लोग आगे का कैलकुलेशन करो, तब तक मैं करता हूँ। तो देखना इंजीनियर हमारे ट्रेनिंग यहाँ साइट पर आके कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सीख भी रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इनके तरह साइट पर आकर हमारे साथ सारी चीज़ों को परफॉर्म करना, हमारे साथ साइट पर आके रियली फील करना, देखना कि एक इंजीनियर का काम क्या होता है, तो देरी मत करो, तुरंत फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और आ जाओ हमारे पास ट्रेनिंग के लिए। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम रांची ब्रांच में स्वागत करता हूँ आप सभी का, आपको आपके करियर के उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जहाँ के आप रियल में हकदार हो। अगर आप भी पहुंचना चाहते हो तो देरी मत करो, तुरंत फोन उठाओ, कॉल लगाओ और आ जाओ ट्रेनिंग। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कभी कुछ सिखाते हुए कभी कुछ बताते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।